नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठ समुद्र तटः इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता है समुद्र क्या होता है? जल राशि होती है वहाँ पर, और समुद्र का तट किस प्रकार का होता है। वहाँ पे तमाम सैलानियाँ जाते हैं और वह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल रहता है। तो उसी के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जरा गौर कीजिए, अपने पुस्तक देखते रहिएगा। ईश समुद्र तटः, यह समुद्र का तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटन का मतलब घूमना, पर्यटन। पर्यटन का मतलब यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं। तरंग, तरंग का मतलब लहरें। कुछ लोग वहां पे लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौका भी, नाव के द्वारा, नाव में सैर सपाटा करते हुए जल विहारम कुर्वन्ति, जल यात्रा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। नाव में चढ़ करके समुद्र के अंदर कुछ कुछ दूर जाते हैं और इस तरह से खेल करते रहते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, कुछ लोग वहीं पानी में ही, समुद्र के जल में ही जल क्रीड़ा करते हैं, या फिर समुद्र तट पर बाहर किनारे पर जल बॉल से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालक और बालिकाएं मिलकर बालुका भी, बालुका कहते हैं रेत, बालुका, बालुका का मतलब है रेत। रेत से बालुका गृहम, रेत के घर, गृहम माने घर, जैसे आप लोग जानते हैं गृह कार्य, घर का काम, तो गृहम बालुका गृहम, बालुका का रेत के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्य मध्य में यानी बीच बीच में जब लहरें उठ करके आती हैं तो वो लहरें रेत के जो घर बनाए हैं बालक बालिकाओं के द्वारा उनको ढहा देती हैं, डुबो देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एवं, यह एक क्रीड़ा है, यह खेल है बच्चों के बीच में। बालक बालिकाएं समुद्र के तट पर जा करके इस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं और यह क्रीड़ा है उनकी, और ये क्रीड़ा चलती रहती है। किसका घर जो लहरें हैं किसका घर ले गई, किसका बच गया, इसी पर वो वाद विवाद करते रहते हैं और खेल करके अपना समय गुजारते हैं, मनोरंजन करते हैं। समुद्र तटा न केवल पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन के लिए नहीं है, पर्यटन के लिए तो है ही, लेकिन वह केवल पर्यटन के लिए नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर जो मत्स्यजीविनः है, मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः का मतलब मछुआरे, मछुआरे, मछुआरे यहाँ अपना आजीविका भी चलाते हैं। यानी कि मछुआरे समुद्र तट में जाते हैं, समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं और उन्हीं मछलियों को पकड़ करके अपना आजीविका चलाते हैं। इस प्रकार से उनका आजीविका स्थल भी है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत बड़ा समुद्र तट है, क्योंकि हमारा देश काफ़ी लंबे चौड़े समुद्री सीमा से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर समुद्री तट भी बहुत सारे हैं। एतेषु मुंबई, इनमें से मुंबई समुद्र तट, गोवा, गोवा का समुद्र तट, कोच्चि, कोच्चि का समुद्र तट,
कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का समुद्र तट, और विशाखापत्तनम पुरी तटाच अतीव प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम और पुरी का जो समुद्र तट है जो उड़ीसा में है, यह अति प्रसिद्ध हैं। ये समुद्र तट भारत के बहुत प्रसिद्ध समुद्र तट में हैं। मुंबई को आप अच्छी तरह से जानते हैं, गोवा को भी जानते हैं, कोच्चि केरल में है, वहाँ पर समुद्र तट है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, यहाँ समुद्र तट है, विशाल समुद्र तट, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में यह समुद्र तट, और पुरी उड़ीसा में ये समुद्र तट भारत के बहुत प्रसिद्ध समुद्र तट में से है। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। गोवा का जो समुद्र तट है विदेशी पर्यटकों के लिए ज़्यादा रुचिकर है, यानी कि जो गोवा का समुद्र तट है उसमें विदेशी सैलानी, विदेशी पर्यटक बहुत सारे जाते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मनोरंजन होता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। जो विशाखापत्तनम समुद्र तट है आंध्र प्रदेश में, यह भारत का अन्य देश से व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए वह विदेशी व्यापार के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। केरल का जो कोच्चि समुद्र तट है और नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे नारियल के, केरल में नारियल काफ़ी होते हैं, तो समुद्र तट, उस समुद्र तट के रास्ते से देश तथा विदेश के अन्य अन्य क्षेत्रों में वो नारियल भेजे जाते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई का जो जुहू समुद्र तट है वहाँ पर स्वच्छंद लोग विहरण करते हैं, विहार करते हैं, वहाँ पे घूमते फिरते हैं, आनंद उठाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ पे आनंद लेते हुए घूमते हैं, बच्चे वहाँ पे जाके मज़े करते हैं। इस प्रकार से यह जुहू समुद्र तट मुंबई का है। चेन्नई नगर से मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर में मेरीना तट है, मेरीना तटः, यह सबसे दीर्घतमः तटः, यानी कि यह जितने समुद्र तट भारत में हैं उनमें सबसे लंबा समुद्र तट है, विशाल लंबा समुद्र तट है, जो चेन्नई नगर के पास मेरीना तट जिसके नाम से जाना जाता है। भारत से तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं, क्योंकि भारत को 3 तरफ से समुद्र ने घेर रखा है, इसीलिए तीनों तरफ भारत के समुद्र तट विद्यमान हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत को प्रायद्वीपः द्वीप जैसा, यानी कि द्वीप जैसा। अगर द्वीप कहेंगे तो चारों ओर, जैसे यहाँ श्रीलंका है, श्रीलंका द्वीप है, क्योंकि उसके चारों ओर समुद्र है, उसे ज़मीनी सीमा किसी देश से नहीं लगती। लेकिन भारत की ज़मीनी सीमा भी लगती है, उत्तर की और पूर्व की ओर, लेकिन 3 तरफ से समुद्री सीमाएं लगती हैं, इसीलिए यह द्वीप जैसा इसे कहा जाता है भारत देश को। पूर्व दिशायां बंगोपसागर। भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर माने बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर। भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर मौजूद है, विशाल हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां अरब सागर है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर मौजूद है। एतेषां त्रयाणामपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागर का संगम, संगम का मतलब मिलन, संगम का मतलब मिलन। पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की ओर से हिंद महासागर, और पश्चिम की ओर से अरब सागर, ये तीनों का संगम, तीनों का मिलन कन्याकुमारी तट पे हो जाता है। इसीलिए कन्याकुमारी तट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसको संगम भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों समुद्र का यह मिलन स्थल है।
अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदीव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन में यहाँ पर चंद्रोदय, चंद्र का उदय, पूर्णिमा का दिन हो तो वहाँ पर एक साथ चंद्रोदय और सूर्यास्तम, सूर्यास्त सूर्य का डूबना, चाँद का उगना और सूर्य का डूबना वहाँ युगपद एव एक साथ देखा जा सकता है। इस प्रकार से यह समुद्र तट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे अब यहाँ पर ये चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, अगर हम मिलाएंगे तो चंद्रोदय बनेगा। इसका मतलब चंद्र का उदय होना। और सूर्यास्त में सूर्य प्लस अस्त, तो ये हो गया सूर्यास्त, सूर्य का डूबना। और युगपद प्लस एव, युगपदेव में एक साथ चंद्रोदय, चंद्र का उदय होना और सूर्य का डूबना यहाँ पे एक साथ देखा जा सकता है। रोजाना नहीं, केवल पूर्णिमा के दिन में। अगर हमें मौका मिलता है जीवन में कन्याकुमारी जाने का, तो पूर्णिमा के दिन में अगर हम देखेंगे तो चंद्रोदय और सूर्यास्त हमें एक साथ देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।